हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट की। ये बुक बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटलाइजेशन। चैप्टर है कैपिटलाइजेशन, पूंजी कर। तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है कैपिटलाइजेशन। देखिए, नॉर्मली आप समझेंगे तो जितनी पूंजी बिजनेस में लगाई गई है वो आपका कैपिटलाइजेशन है। हम नॉर्मली वे में इसको समझ सकते हैं कि जो पूंजी हमने अपने बिजनेस में लगाई है वही हमारा कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको और डीप कैसे जान सकते हैं और अच्छे से कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कैपिटलाइजेशन के बारे में। दो व्याख्या है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए मैंने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला आपका फर्स्ट ब्रॉड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विस्तृत व्याख्या। ठीक, सेकंड मैंने किया है नैरो एक्सप्लेनेशन, संकुचित व्याख्या। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, कैपिटलाइजेशन की जो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग किन चीजों को कैपिटलाइजेशन में रखा जाता है। चलिए देखो, इनके अकॉर्डिंग क्या रखा जाता है। एक तो आपका प्री प्लानिंग ऑफ टोटल कैपिटल। ठीक है, यदि आपकी कोई टोटल कैपिटल है और आपने उसकी कोई प्री प्लानिंग की हुई है, पूर्व अनुमान लगा के रखा है अपनी कुल पूंजी का, तो आपका वो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपका कैपिटलाइजेशन समझा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। कुल पूंजी का पूर्वानुमान। ठीक है, अगला आपको और क्या रखा जाएगा इसमें, डिसाइड द इश्यूड सिक्योरिटी टाइप्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें क्या चीजें होंगी, इसमें वो है कि आपने जो सिक्योरिटी इशू की है या जिस सिक्योरिटी को आप इशू करना चाहते हैं उसका टाइप क्या होगा, ये निर्धारण करना, डिसाइड करना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको हिंदी में, निर्गमित प्रतिभूति या प्रतिभूतियों का निर्धारण। ठीक है, ये भी आपका कैपिटलाइजेशन में रखा जाता है ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के द्वारा, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा। तीसरा आपका डिसाइड द रेशो ऑफ इश्यूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी आपने इशू की है या जिस सिक्योरिटी को आप इशू करना चाहते हैं उनका रेशो क्या होगा, ये भी आपका कैपिटलाइजेशन समझा जाएगा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के द्वारा। लिख सकते हैं हम यहां, निर्गमित प्रतिभूतियों का अनुपात। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रॉड एक्सप्लेनेशन कोई छोटी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें क्या पूंजी है, कितनी पूंजी है, उसको किस प्रकार से हमको प्राप्त करना है, किस प्रकार से उसको कलेक्ट करेंगे, और जिस टाइप से हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो टाइप क्या है, उसका रेशो क्या है। तो पूंजी को सोचने से लेके और पूंजी को कलेक्ट करने तक की सारी जो प्रक्रिया है वो कैपिटलाइजेशन में रखी जाती है। किस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं नैरो एक्सप्लेनेशन की। तो नैरो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, हम इस एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन क्या है,
टाइप्स ऑफ issued सिक्योरिटी एंड पार्ट्स। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी आपने इशू की है, ठीक है, जिस सिक्योरिटी के बदले आप कैपिटल इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वही सिर्फ कैपिटलाइजेशन होगी। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। क्या क्या चीजें होती है, जैसे आपका ऑनरशिप कैपिटल, स्वामित्व पूंजी, इसके अलावा आपका डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी, इसके अलावा आपका रिजर्व एंड फंड, ये भी आपका कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा आपका सरप्लस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके नैरो एक्सप्लेनेशन के द्वारा कैपिटलाइजेशन में रखी जाती है। अब आप दोनों तरीकों को अच्छे समझ गए होंगे कि आपकी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है और आपकी नैरो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नैरो एक्सप्लेनेशन क्या है या ब्रॉड एक्सप्लेनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कैपिटलाइजेशन किस प्रकार का है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने इसीलिए आपको समझाया है ताकि आप इसका बेस समझ सकें कि कैपिटलाइजेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पर कि कैपिटलाइजेशन कितने प्रकार का हो सकता है, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखिए, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण के प्रकार। हमारे पास तीन टाइप होते हैं, देख लेते हैं हम तीन टाइप कौन कौन से होंगे। देखिए, फर्स्ट हमारा होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक, इसे बोलते हैं अति पूंजीकरण। ठीक है, सेकंड हमारा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। इसे हम बोलते हैं निम्न पूंजीकरण। एंड थर्ड होता है हमारा, लास्ट है ये, फेयर या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम उचित पूंजीकरण। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं। नॉर्मली आप किसी भी चीज को देख लीजिए, उसके तीन ही टाइप हो सकते हैं, या तो ज्यादा, कम या बराबर। वही तीन टाइप कैपिटलाइजेशन के हैं, या तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, अति पूंजीकरण हो सकता है, या आपका अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, निम्न पूंजीकरण हो सकता है, या आपका फेयर या ऑप्टिमम, दोनों बात एक ही है, कैपिटलाइजेशन हो सकता है, उचित पूंजीकरण हो सकता है। तो ये तीन टाइप हैं कैपिटलाइजेशन के। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा कि निम्न में कौन सा पूंजीकरण है। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन है, या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, किसी भी चीज को आप डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, हमारे पास देखिए तीन तरीके हैं, इन तीनों को डिसाइड करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। हम तीनों में से जो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी होंगी, जिस टाइप की हमको वैल्यू दी होंगी क्वेश्चन में, हम वही टाइप यूज करेंगे और अपना आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे पता करेंगे कि कैपिटलाइजेशन कौन सा है इन तीनों में से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक हमारा पूंजीकरण की स्थिति। ठीक है, देखिए सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू फाइंड इट, सिचुएशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, और वो तीन तरीके क्या है मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली है, आप अगर व्यवहार में भी सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही तीन तरीके हो सकते हैं इसके। फर्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फर्स्टली हम किसी चीज को मतलब वैल्यूज का करने के लिए या उसको जानने के लिए, कम है ज्यादा है,
हम क्या करते हैं, हमको करना होगा कि उसके जो प्रॉफिट की रेट है ना, वो क्या रेट है, उस रेट से हम पता कर सकते हैं। तो पहला हमारा यही रहेगा, लाभार्जन की वास्तविक और प्रचलित दर के आधार पर, ठीक है, लिख सकते हैं हम यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड एक्चुअल अर्निंग रेट, ठीक है। हम इससे पता कर सकते हैं जो लाभार्जन की दर है उससे हमको पता हो सकता है कि हमारा कौन सा कैपिटलाइजेशन है। सेकंड हमारा किससे हम पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं किसी बिजनेस की वैल्यू से उसका प्राइस क्या है, पूरे बिजनेस का मार्केट प्राइस क्या है, उसके रियल वैल्यू क्या है, देख लेते हैं। हम पता लगा सकते हैं व्यापार की पुस्तक मूल्य तथा वास्तविक मूल्य के आधार पर, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हम इससे पता लगा सकते हैं। देन थर्ड हम पता लगा सकते हैं, तीसरा है हमारा अंशों के वास्तविक मूल्य तथा पुस्तक मूल्य के आधार पर, on the basis of book value and real value of शेयर, ठीक है। तो ये तीन टाइप है हमारे पास, हम इन तीन टाइप के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से हमारा कौन सा कैपिटलाइजेशन है। हम तीनों को समझते हैं। नेक्स्ट कि इसमें कैसे पता लगाएंगे, इसमें कैसे पता लगाएंगे और देन इसमें कैसे पता लगाएंगे। लेकिन मेनली जो पॉइंट हमारा है, मेनली पॉइंट यही है कि हम हमेशा कैपिटलाइजेशन का जो पता लगाते हैं वो दो ही चीजों से लगा सकते हैं, हमारा बुक वैल्यू क्या है और हमारा रियल वैल्यू क्या है, ठीक है। नॉर्मल प्राइस क्या है उसका और रियल या एक्चुअल प्राइस क्या है उसका, ठीक है। मान लीजिए आप और एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो बुक वैल्यू है 5000 है, लेकिन रियल में मार्केट में जब आपने वो चीज बेची तो उसका जो वैल्यू आपको मिला वो वैल्यू मिला आपको 4000 का, तो आपको लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं बुक वैल्यू से और रियल वैल्यू से। नेक्स्ट तो हम बात कर लेते हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे कैपिटलाइजेशन किस प्रकार का है, ठीक है। फर्स्ट हमारा था लाभार्जन की प्रचलित या वास्तविक दर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड एक्चुअल अर्निंग रेट, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो आपका करंट है और दूसरा आपका एक्चुअल है। आपको समझना होगा करंट अर्निंग रेट कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है आपका एक बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें दिया होता है, लेकिन आपको नहीं दिया है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट और एक्चुअल अर्निंग रेट। देखिए करंट हो या नॉर्मल हो बात एक ही है, करंट और नॉर्मल, प्रचलित हो या फिर सामान्य हो, एक ही बात है। अर्निंग रेट डिविडेंड रेट अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से फाइंड आउट करेंगे। सेकंड आपका एक्चुअल हो या रियल हो तब भी बात एक ही है, ठीक है, वास्तविक बात एक ही है। अर्निंग रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, वरना क्वेश्चन में दिया है तो आप सीधा सीधा कर पाएंगे। देखिए अब आप कैसे पता कर पाएंगे, देखिए बात करते हैं, यदि आपका नॉर्मल हो या आपका करंट रेट बड़ा हो, किससे, एक्चुअल या रियल से, एक्चुअल हो या रियल हो, ठीक है। आपका नॉर्मल करंट रेट, नॉर्मल हो या करंट हो, बड़ा हो एक्चुअल या रियल से, तो आपका कैपिटलाइजेशन होगा ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आपका नॉर्मल या करंट एक्चुअल या रियल से बड़ा हो तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। दूसरा, यदि आपका नॉर्मल या करंट रेट छोटा हो, ठीक है, स्मॉल हो, किससे, एक्चुअल या रियल रेट से, ठीक है, तब आपका होगा अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपका नॉर्मल या करंट रेट बराबर हो एक्चुअल या रियल के, तब आपका फेयर होगा, फेयर कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है। यही 3 तरीके हैं। यहां से आप रेट आपको पता है तो आप सीधा इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, और रेट आपको नहीं पता तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा व्यवसाय के पुस्तक मूल्य तथा वास्तविक मूल्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसमें हमारे 2 पॉइंट हैं। पहला हमारा पॉइंट है बुक वैल्यू और दूसरा हमारा है रियल वैल्यू, ठीक है। तो यदि हमको प्रश्न में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है बुक वैल्यू और रियल वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट करने का ये तरीका है, बिजनेस का जब भी आप बुक वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। दूसरा, रियल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ सेम बिजनेस, जो इसके जैसे सेम बिजनेस है उनके कैपिटलाइजेशन का रेट क्या है, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन का रेट क्या है, और मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ये दोनों नहीं दिए हैं तो आप निकालेंगे, और दिए हैं तो नॉर्मली आप फॉर्मेट फिट करेंगे। क्या फॉर्मेट है इसका आप देखेंगे, देखिए यदि आपका बुक वैल्यू बड़ा है रियल वैल्यू से, तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपका बुक वैल्यू छोटा है रियल वैल्यू से, तो आपका अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। थर्ड बात कर लेते हैं, यदि आपका बुक वैल्यू बराबर है रियल वैल्यू के, तो आपका फेयर कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है। यही तरीके हैं, ये आपका फॉर्मेट है, इसमें आप जमाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका तरीका है, यदि आपको कोई नहीं पता है कुछ भी उसमें से तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आप ये तीनों भी याद नहीं रखेंगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत छोटी ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंशों के वास्तविक एवं पुस्तकीय मूल्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एंड रियल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। देखिए इसमें भी 2 चीजें हैं, आपका बुक वैल्यू ऑफ द शेयर है और रियल वैल्यू ऑफ द शेयर है, ठीक है। यदि आपको दिया है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं दिया तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बुक वैल्यू पर शेयर आप कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर। दूसरा, रियल वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, सॉरी रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ शेयर, आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है।
यदि आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल पाएंगे। अब हम कैसे पता करते हैं, देखो यदि आपका बुक वैल्यू बड़ा है रियल वैल्यू से तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। यदि आपका बुक वैल्यू छोटा है रियल वैल्यू से तो आपका अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। और यदि आपका बुक वैल्यू बराबर है रियल वैल्यू के तो आपका फेयर कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, अब तीनों पैटर्न से समझ चुके हैं। बात कर लेते हैं वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या ट्रिक है वो। देखिए ट्रिक के बारे में बात करते हैं, क्या ट्रिक थी वो। देखिए जब भी आपका बुक वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू या करंट वैल्यू, ठीक है, बड़ा होगा रियल से या एक्चुअल से, ठीक है, तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, यदि आपका बुक वैल्यू नॉर्मल वैल्यू या करंट वैल्यू छोटा होगा रियल से या एक्चुअल से तब आपका अंडर कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, और जब आपका बुक वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू या करंट वैल्यू बराबर होगा रियल के या एक्चुअल के तब आपका फेयर कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे, यही इसका ट्रिक है। आप अच्छे से चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख पाएं। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख पाएं। हम इसी तरीके से इस बुक के अगले चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। अभी हमारे चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसका हम बेस सीख चुके हैं। बेस के बाद हम कल न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, अगली वीडियो जब भी होगी उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्जाम की दृष्टि से हम उनको डील करेंगे। थैंक यू।